स्ट्रेट लाइन की कहानियाँ, बहुत कुछ ऐसा जो स्ट्रेट लाइन के साथ होता है जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं रहती है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसकी जानकारी भी आप लोगों को रहनी चाहिए। इसलिए भी आप लोगों को ये जानकारी रहनी चाहिए ताकि आप लोगों के जहनों में एक बात तो बिल्कुल साफ हो कि वो जो बहुत खूबसूरत शेर है, अपने भी खफा मुझसे बेगाने बिना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कह न सका कंद। यानी अपनों की नाराज़गी ये कि आप बहस्ते मुसलमान बात नहीं करते, और अब गैरों की नाराज़गी ये कि जो बात आप करते हैं वो हमें पसंद नहीं है, और जिस तरीके से आप करते हैं इस तरीके से तो कतई पसंद नहीं है। और हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि एक थानेदार साहिबा ने मुझे यह कहा कि आपको डीएसपी साहब को फोन मत कीजिए, वो आपको फोन पर गालियां दे देंगे। हैरानगी हुई थोड़ी देर के लिए। हैरानगी इसलिए भी हुई कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून को अपना काम करना चाहिए, और जब कानून अपना काम कर रहा है तो पत्रकारों को भी अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने खुद को बहुत सस्ता कर दिया है, इसीलिए यही वजह है कि ये सारी चीजें होती हैं। मामला बेसिकली डोडा का है। कहानी वहीं से शुरू करेंगे और बिल्कुल वहां तक भी ले आएंगे जहां पर आपको कई और चीजों का इल्म हो जाएगा, और आपको यह भी लगेगा कि वाकई जब हम बात करते हैं तो हमारे बात करने का अंदाज ऐसा है कि बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बोलता है। डोडा का एक मामला हुआ। उस मामले में डोडा में जो मेरे पत्रकार साथी हैं रईस के, तो उन्होंने एक स्टोरी करी। स्टोरी तिरंगे को लेकर थी, और उस स्टोरी को लेकर उन्होंने एडीडीसी डोडा से कोई बातचीत की और उनसे उनका कमेंट मांगा। उन्होंने फ़ोन पर उनसे कोई बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उन्होंने उसको ऑन एयर कर दिया स्टोरी को। उस स्टोरी को ऑन एयर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यह कहा गया कि आप फौरन इस मामले में कार्रवाई करिए, स्ट्रेट लाइन को नोटिस निकालिए और स्ट्रेट लाइन से जवाब मांगिए कि आपने ये जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की जो है खिलाफ वर्जी की है। दो लोगों के बीच में जो बातचीत है वो दोनों लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो विश्वास पर होती है, और चूंकि इसमें आपने दूसरे शख्स की बातचीत को रिकॉर्ड किया और उसकी अनुमति के बगैर आपने वो चला दिया, तो इसलिए कानूनी तौर पर आपके खिलाफ मामला तो बनता है। उसके बाद जब ये मेरे पास ये मामला पहुंचा तो मैंने फौरन अपने वकील दोस्तों से बात की। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मामला बना है। वकील दोस्तों ने बाज़ाब्ता इस मामले में मुझे एक लंबा चौड़ा रिप्लाई भी तैयार करके दिया और कहा कि जिला प्रशासन को आप दे दीजिए, और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि कानूनन कोई जुर्म आपके रिपोर्टर ने वहां पर नहीं किया है, और प्रशासन को जो कर रहा है वो गलत है, वो प्रशासन कर नहीं सकता। जब मैंने उस रिप्लाई को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मेरे जहन में दो चीजें आई। पहली बात तो मेरे जहन में यह आई कि यह कानूनी लड़ाई बन जाएगी और लंबे वक्त तक लड़ते रहेंगे, और दूसरा मेरे जहन में यह आया कि जिस रिपोर्टर को लेकर ये इतने सारी पूरी की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतनी सेंसिटिव हो गई है, वो बच्चा है अभी, और उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अभी अपना मुकम्मल किया है, और उसके माता पिता का सपना है कि ये लड़का कुछ और जिंदगी में करे। और चूंकि मेरे परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है तो जहन में ये बात आई कि इसके कैरियर को, इसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ठीक है, इसी तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए। हमें इतना तल्ख जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर ने गलती की, मैंने कहा भाई आप माफी मांगे इस मामले में। हालांकि एथिकली और मॉरली एक पत्रकार के तौर पर मौत होती है ये जब आप प्रशासन आपको धमकाए, प्रशासन आपको डराए और आप फौरन कहेंगे जनाब माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने फौरन इस मामले का निपटारा इस तरीके से करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने मुझे कहा इसको डिसएंगेज कीजिए, ये लड़का काम ही नहीं करेगा आपके साथ। मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए आप जो हैं काम करना छोड़ दें। उसने वो भी किया, और उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशासन किस हद तक गया, उसकी डिटेल में यहां पर शेयर नहीं करना चाहता। वो इसलिए शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो परिवार इस तरह का है कि अगर यहां पर मैंने अब डिटेल पूरे का पूरा शेयर किया तो प्रशासन कहेगा कि ठीक है भाई आगे बढ़ो। तो इसलिए उस डिटेल को मैं फिलहाल आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मगर लेकिन जो भी उन्होंने किया वो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत था। आप किसी के बैंक खाते की डिटेल जम्मू कश्मीर बैंक से मंगवाते हैं और बैंक आपको डिटेल दे देता है, कैसे देता है? इतना आसान है?
बिना चिट्ठी लिखे आपको बैंक की डिटेल मिल जाती है। किस कानून के तहत आप लेते हैं ये, और कैसे लेते हैं आप ये? और थोड़ा और आगे बढ़िए आप। उसके बाद इस मामले की बेस बेसिकली क्या है वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। डोडा के जिला प्रशासन में कुछ लोग हैं, एक ट्रांसफर ऑर्डर वहां होता है, जिस ट्रांसफर ऑर्डर में 3 रहबर तालीम टीचरों को एक गांव से उठाकर शहर में लाया जाता है, और ये ऑर्डर जो है एडीडीसी डोडा इशू करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कैसे हो रहा है उस पर भी बिल्कुल उनकी पैनी नजर रहती है। ये सारी चीजें वहां हो रही हैं। उस पर मैं जम्मू से एक स्टोरी करता हूं और मैं ये कहता हूं कि अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मौजूद है, सचिव एजुकेशन के मौजूद हैं, तो इन दोनों की मौजूदगी और उपस्थिति के बावजूद जिला प्रशासन में ताकत कहां से आ गई कि वो आरईटी को गांव से उठाकर शहर में लाएंगे? ये ताकत उनके पास नहीं है, ये ऑर्डर वो नहीं कर सकते। और चूंकि वो प्रोफेशनल कलीग्स हैं, वो एक दूसरे को गुजारिश भी कर सकते थे कि भाई ये 3 लोग हैं, हमारे जानकार हैं, आप इनको फला जगह पर पोस्ट कीजिए। तो ये कोई बड़ा मसला तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के लिए तो है नहीं, वो कर देते। तो इस तरह ये स्टोरी मैंने करी। इससे प्रशासन और एनॉय हुआ। अब प्रशासन जब एनॉय हुआ और प्रशासन जब नाराजगी जबरदस्त हुई कि देखिए जी ये स्टोरी इन्होंने कैसे कर दी, कैसे चला दी उन्होंने, तो ये सारे का सारा मामला वहां पर बना। इस मामले के बनने के बाद जब जिला प्रशासन के साथ बात हुई और वो चिट्ठी विट्ठी वहां पहुंच गई तो मामला वहां पर खत्म हुआ। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मामूली स्टोरियां, कोई पत्रकार को कमाल की स्टोरी नहीं कर रहा। आप एज ए जर्नलिस्ट अगर मुझसे पूछेंगे तो जो स्टोरी आइडिया, उसको कंसीव करना, उस पर काम करना और उसके बाद स्टोरी करना, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। कोई स्टोरी, कोई कमाल की स्टोरी कोई आदमी, कोई पत्रकार नहीं कर रहा। सब खेल खेल रहे हैं। तो जब कोई कमाल की स्टोरी नहीं हो रही, तो प्रशासन के ऊपर कोई खतरनाक किस्म की टिप्पणी नहीं हो रही, कोई स्कैम की बात नहीं हो रही, कोई चोरी की बात नहीं हो रही, जब ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है और लगभग 65 से 70% पीआर का काम हो रहा है, तो 65 से 70% पीआर करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों का माइंडसेट अब यह बन गया है कि कहीं कोई बात भी करेगा तो हम उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करेंगे। और वेब पोर्टलों को लेकर तो बहुत ही संजीदा है प्रशासन, बहुत संजीदा, कि जनाब यहां कोई खबर चली तो फौरन कार्रवाई करनी है। और थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़कर आपको यह भी बताऊं कि जब इस मामले का निपटारा हुआ, इस मामले का निपटारा होने के बाद इससे पहले एक मामला बदरवा में बनता है। बदरवा के फिश पॉन्ड पर मेरा पत्रकार साथी स्टोरी करता है और उसमें वो एक सवाल पूछता है, कहता है कि अगर ये सूरत हाल बदरवा की है तो क्या बदरवा को जिला मांगना चाहिए? अब ये इतनी बात है। और स्ट्रेट लाइन से मोहब्बत और स्ट्रेट लाइन से प्यार करने वाले लोगों की तो कोई कमी नहीं है। फौरन इस मामले में बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद यह कहा जाता है कि इस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर लगाइए। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जिला के एक इंपॉर्टेंट आदमी जो बदरवा में बैठते हैं वो कहते हैं कि मैं इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, जब तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं लगती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इन्होंने ये बात की तो की कैसे? फिश पॉन्ड खूबसूरत बनेगा, वहां पर गंदगी नहीं होगी, बदरवाह में टूरिज्म बढ़ेगा, बदरवाह में टूरिस्टों का तांता लगेगा। इससे फायदा तो बदरवाह के लोगों को है। और इससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं इस बात से कि जनाब अगर यह सूरत हाल है, इससे बदरवाह को जिले का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अगर इससे सीनियर पत्रकारों के जज्बात मुश्तइल हुए हैं, उनके जज्बातों को ठेस लगी है, तो जनाब फिर कहां आकर खड़े हैं हम? फिर तो हालत यह हो गई है कि कोई बात ही नहीं कर सकते। आप एडमिनिस्ट्रेशन के को लेकर कोई बात करिए तो उनको लगता है हमारे खिलाफ जाती तौर पर कोई झगड़ा कर रहे हैं हमारे साथ। ये आप किसी इलाके की तरक्की को लेकर कोई बात करिए, इलाके के लोग कहते हैं जनाब हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। ये वेब पोर्टल वालों की ताकत कैसे होगी, ये कैसे कर सकते हैं ये सारी बातें?
इनको हिम्मत कहां से आ गई, ये नौसिखिए कहां से आ गए, ये सारी बातें करते हैं लोग। और उसकी लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कानून समझते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, ऐसा टेम्परामेंट मैंने प्रशासनिक अधिकारियों का कभी नहीं देखा। मुझे पत्रकारिता करते हुए 19 साल हो गए। मैंने कांग्रेस का 2004 से लेकर ठीक 2012 तक का पूरा पीरियड देखा है, और उन 8 सालों में मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों दलों की सरकारों को देखा है। उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी देखा है जिनका क्रिटिसिज्म अखबार में आता था और अगले दिन वो उस क्रिटिसिज्म को पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद अगर कहीं आपकी उनसे मुलाकात हो जाती, वो ये कहते जरूर थे कि आपकी लिखाई बहुत खूबसूरत है, आप लिखते बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इतना सेंसिटिव होते हुए नहीं देखा। और अफसोस ज्यादा इस बात पर होता है कि काश ये प्रशासनिक अधिकारी जो इतने सेंसिटिव हैं, काश ये 40 साल पुराने, 30 साल पुराने अधिकारी होते। बहुत सीनियर लोग जब उन्हें जिलों की जिम्मेदारी मिलती है बहुत सेंसिटिव होते हैं, और पत्रकारिता और पत्रकार अपना काम करे उस चीज को इंश्योर करने के लिए उनकी जुरिस्डिक्शन में या उनके कामकाज में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन अब जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, जो नए हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज 2005 या 2006 या 2007 की बात करी है, जो नए माहौल और इस नए भारत के सिविल सर्वेंट हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतने सेंसिटिव हैं, और इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि फौरन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि वेब पोर्टलों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि वेब पोर्टल जो बात कर रहे हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वाकई समाज को बदलने वाली बातें होती हैं, समाज के अंदर तब्दीली लाने वाली बातें होती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है। इस ऑर्गेनाइज सेटअप ना होने के कारण बड़ी आसानी के साथ प्रशासन को जब लगता है, जिस समय लगता है, इधर का उधर और उधर का इधर करना शुरू कर देता है। मैंने आपको इस स्ट्रेट लाइन की सिर्फ पहली कहानी सुनाई है। अभी बहुत सारी किस्तें हैं जो एक के बाद दीगरे आती रहेंगी, और हम आपको बताते इसलिए रहेंगे, और उसके बाद यह भी आपको बताएं कि अगर स्ट्रेट लाइन एक किसी मालदार आदमी का ब्रांड होता, किसी बिजनेसमैन का ब्रांड होता, तो शायद हम माफिया नहीं मांगते, तो शायद हम कहीं पर अपॉलॉजी का कोई लेटर साइन नहीं करते, क्योंकि कानून मैं भी समझता हूं, कानून मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम जब किसी जगह 2 कदम पीछे हटते हैं तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम इसलिए पीछे हटेंगे कि हम कमजोर हैं। हम इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास ना तो वक्त है इन मामलों में पढ़ने का और लोगों से उलझने का, और ना ही हमारे पास इतना सरमाया है कि इनमें उलझें और उलझने के बाद जो है कोर्टों में इन मामलों का निपटारा करवाते रहें। क्योंकि आप जानते हैं जब मामला किसी कोर्ट में पहुंचता है, एक उम्र लग जाती है उस मामले को खत्म होने में, और जब वो मामला खत्म होता है वो आपकी एनर्जी भी खत्म करता है, आपका वक्त भी तबाह करता है, और आपको उस मामले से आपका निकलता भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बहुत मामलों में जो है, जब हम देखते हैं कि हम जान भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, कानून भी पता होता है कि कानून क्या कह रहा है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो वाकई इस सिस्टम के सबसे ईमानदार और सबसे सच्चे और सबसे कमाल के अफसर हैं, उन तक ये बातें पहुंचे, वो मामलों का संज्ञान लें, कार्रवाइयां करें। निचले क्रम के अफसरों को ये पता चले कि भाई ठीक है, पत्रकारों को आप अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप पत्रकारों का गला घोंटने की कोशिश न करें, उनकी जुबान बंद करने की कोशिश न करें, और कतई ये न कहें कि फोन मत कीजिएगा डीएसपी साहब को, गालियां दे देंगे।